नेचुरल नंबर्स देख लिए, होल नंबर देख लिया, रैशनल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए। अब एक नए टाइप के नंबर्स आए हैं जो कि है इरैशनल नंबर। एक तो नाम इसका रैशनल से मिलता हुआ, लेकिन इरैशनल बोला है। इसका मतलब जैसे देखो, जैसे होते हैं ना, एक बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा इररिस्पॉन्सिबल है, तो मतलब रिस्पॉन्सिबल का उल्टा। वैसे ही यहाँ पे भी इरैशनल का मतलब क्या है, जो नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q, उसको हम इरैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे, और ये आई कैसे कैसे किसी को पता चला कि भैया ये इस टाइप के भी कुछ नंबर्स है। देखो, हमें याद है हमने एक पाइथागोरस थ्योरम किया था, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है और उसमें आपके पास मान लो ये साइड है और ये साइड है, ठीक है, 1 1 ले ली सिंपल हमने। और अगर इस हाइपोटेन्यूज को निकालना है तो कैसे निकालते थे, सिंपल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और h हमारा आ गया अंडर रूट में 2। सो मतलब ये हाइपोटेन्यूज आई अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? अब आप कहोगे यार मैम √2/1 लिख लो, लेकिन ये √2 जैसे हम कोई भी इंटीजर होता है, आपके पास -6 है अपॉन 1 कर दिया हमने, खाली 6 है अपॉन 1 कर दिया, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो √2 है ये तो भाई इंटीजर भी नहीं होता हमारा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब ये वाले नंबर्स आए ना, तब उन्हें लगा कि नहीं यार, इन नंबर्स की हमें एक और कैटेगरी करनी पड़ेगी। ये ऐसे नंबर्स है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उन्होंने नंबर्स को नाम दिया इरैशनल नंबर। अभी आगे आगे हम देखेंगे और भी कुछ, जैसे हमारा पाई है। अब कहोगे यार पाई तो 22/7 होता है कि नहीं? लेकिन ये जो इसकी वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लिखते हैं। एक्चुअल में अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो भी 3.14 डक 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 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो देयरफॉर ये जो पाई है ये भी हमारा इरैशनल नंबर आता है, बट वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने देखा रूट वाले नंबर्स। अब जैसे √2 ठीक है इरैशनल हो गया, √3 इरैशनल हो गया, क्या √4 इरैशनल होगा? सोचो जरा, √4, अब रूट के अंदर जब एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, भाई इसको तो हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में क्या है 2 × 2, और जब अंडर रूट में पेयर है वो बाहर आ जाएगा। मतलब √4 तो हमारा 2 के इक्वल है, तो ये इरैशनल नहीं है क्योंकि ये 2 के इक्वल है। इसके अलावा √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, इरैशनल नंबर हो गए। बस अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है कैन √2 बी रिटन एज अ रैशनल नंबर p/q? नहीं, क्योंकि अभी हम देख के आए कि ये जो √2 है ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। और जब हमने इरैशनल नंबर स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था कि इरैशनल नंबर की डेफिनेशन ही ऐसे स्टार्ट होती है कि उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, वो है द प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5, किसी की भी पूछ सकते हैं, सबका मेथड सेम रहेगा। ठीक है, अब भैया प्रूव करो कि √2 इरैशनल क्यों है। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा, हमने बहुत सारे तरीकों से चीजों को प्रूव करते थे, जैसे ज्योमेट्री में कितनी सारी चीजें होती है, प्रूव करो ये स्क्वायर है, प्रूव करो ये फलाना है ढिमकाना है, और हम अलग अलग मेथड से अलग अलग थ्योरम्स को यूज करके चीजों को प्रूफ करते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो इरैशनैलिटी का प्रूफ है ना, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रूफ होता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से। कि आप ऐसे बोलोगे, जैसे इन्होंने बोला ना कि इसको इरैशनल प्रूफ करो, तो हम इसका उल्टा ले लेंगे कि चलो मान लेते हैं कि √2 हमारा रैशनल है, फिर उसकी तरह उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में कह देंगे देखो भाई हमने जो माना था वो तो गलत निकला, इसका मतलब ये इरैशनल है। कैसे, आओ देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सिंपल, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल, या प्रूव दैट √3 √5, कुछ भी आ सकता है, √7 कोई भी नंबर आ जाएगा, सबका तरीका सेम रहेगा। देखते हैं, जैसे अब √2 है तो मैंने क्या बोला, हम लेट कर लेंगे, लेट
√2 बी अ रैशनल नंबर। अब हमने कह दिया कि चलो भाई तुम कह रहे हो रैशनल प्रूफ करना है, हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो वो किस फॉर्म में होता है? आई कैन राइट √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, जहां पे P एंड Q आर को प्राइम्स। को याद है ना, जब भी हम रैशनल नंबर्स लिखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम्स का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों में, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशंस होती है रैशनैलिटी की, ठीक है। चलो भाई, अब यहां तक आया। अब हम इसको क्या करेंगे? क्यू को इधर भेज दो। ये हो गया √2q इक्वल्स टू P। अब पहला स्टेप जो तुम्हें याद रखना, यहां तक तो तुम कर लोगे। पहली चीज जो हम याद रखेंगे वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। कैसे? ध्यान से समझना भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये कुछ स्टेप्स याद रखोगे, हर जगह यही यूज होंगे, ठीक है। सो देखो, अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? √2q का स्क्वायर और यहां p का स्क्वायर, तो ये हो गया p स्क्वायर और ये हो गया √2 का स्क्वायर 2 एंड साथ में q स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इधर ले चलते हैं। यहां लिखा है 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, यहां पे जो भी q की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रख लो। 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, इन 2 में 2 होगा। 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, इन 2 में 2 होगा। 3 होगे 3 का स्क्वायर 9, इन 2 में 2। मतलब जो भी q की वैल्यू होगी उसके बाद वो 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। मतलब ये जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल होगा, ये तो शॉर्ट है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो 2 से तो फाइनली मल्टीप्लाई हो ही रहा है, मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ, ये जो p स्क्वायर है ये बराबर है ना इसके। सो यहाँ पे ये जो p स्क्वायर की जो भी, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वही p स्क्वायर होगा, तो p स्क्वायर की जो भी वैल्यू है वो मल्टीपल है 2 का। या हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो डिविजिबल होगा 2 से। मल्टीपल ऑफ 2 क्या है? जैसे देखो भाई, 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है, 12 14 18, ऐसे बहुत सारे। और ये सारे नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। ये तो सिंपल लॉजिक है हमारा। अब इसमें हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से हमें पता चलता है कि ये जो p स्क्वायर है, ध्यान से देखना, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इतना हमें पता है भाई, जो भी यहां वैल्यू आएगी वो 2 का मल्टीपल है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये तो तुम सिंपल सा लॉजिक याद कर लो। अगर किसी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो कोई परफेक्ट नंबर लेते हैं 4, परफेक्ट स्क्वायर है ये 2 से डिविजिबल है ना, ये 2 से डिविजिबल है। मान लो ये p स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है, तो किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 भी डिविजिबल होगा। ऐसे और देखो, और कौन से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है? 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। किसका स्क्वायर है ये? 4 का। क्या 4 भी 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका मतलब अगर किसी का स्क्वायर 2 से, 3 से, 7 से, 5 से, किसी से भी डिविजिबल होगा तो जिसका वो स्क्वायर है वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ये दो लाइन समझ आ गई कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल है। यहां तक क्लियर है? ये चलो क्लियर हो गया। इसको हटा देते हैं, अभी जितना हमने समझाने के लिए लिखा है ना ये सब हटा देते हैं। चलो, तो यहां तक तो समझ में आ गया क्या खेल है। चलो भाई, ये यहां तक क्लियर है। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूं 2k इक्वल्स टू p, मतलब क्योंकि मैंने क्या बोला, p जो है वो डिविजिबल है 2 से, मतलब कोई भी 2 का मल्टीपल है वो p के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू k की लिखते रहो भैया, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो p के बराबर हो सकता है ना। यहां तक ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी कर देना k इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है।
क्या यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2k इक्वल्स टू p, फिर से एक बार हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्क्वायरिंग करा था एक और बार करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो देखो जरा क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, साथ में k स्क्वायर, और ये हो गया p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से जो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहां से p स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4k स्क्वायर एज इट इज रहने दिया मैंने, p स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के, 2q स्क्वायर के। अब जरा यहाँ देखो 2 और 4 कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, मतलब 2 को उधर भेज दो यार, ये हमारा क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई, 2k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अरे भाई अब जरा सोचने वाली बात ये है, जब हम इस सिचुएशन में फंसे थे तो हमने क्या बोला था कि अगर 2q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर के, तो हमने बोला p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 2 से। तो सेम ही तो कहानी है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो q स्क्वायर है is also divisible by 2, ये भी 2 से डिविजिबल है। और अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हमारा q भी 2 से डिविजिबल होगा। यहां तक समझ में आया, ये चीज समझ में आई, जो सिचुएशन यहां थी वही सिचुएशन यहां आ गई। सो यहां से हमने कह दिया कि जो q स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, या हम कह सकते हैं हमारा जो q है वो 2 से डिविजिबल है। सिर्फ इतना करना था। क्यों सिर्फ इतना करना था, क्योंकि ध्यान से देखो जब हमने ये चीज बोली कि q भी 2 से डिविजिबल है, आप कह रहे हो भाई कि तुम्हारा p भी q से डिविजिबल है, q भी p 2 से डिविजिबल है, और यहां हमने क्या बोला था कि p एंड q आर को प्राइम्स, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अभी प्रूफ करते करते हम तो कॉमन फैक्टर पे पहुंच गए, p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, मतलब दोनों का ही 2 कॉमन फैक्टर हो गया। तो सिंपल सा यहां तक आने के बाद हम एक लाइन लिख देंगे, और वो लाइन क्या होगी कि सिंस p एंड q आर नॉट को-प्राइम्स, क्योंकि ये को-प्राइम्स नहीं निकले, देयरफॉर आर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, हमारा जो अजम्पशन था दैट वाज रॉन्ग, वो अजम्पशन इनकरेक्ट था, रॉन्ग था। सो देयरफॉर क्योंकि हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रैशनल नंबर है, हम कह सकते हैं √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो हम ये कहेंगे कि √2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी चीज को प्रूव करना, बट कॉन्ट्राडिक्शन से। यहां पे हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को-प्राइम्स। तो भैया क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर रैशनल नंबर होगा तो p एंड q को प्राइम होना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारी ही अजम्पशन इनकरेक्ट थी, एंड देयरफॉर √2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब पहली बार जब हम देखते हैं ना तो हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत मुश्किल चीज आ गई, लेकिन ट्रस्ट मी जब तुम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन देखोगे तुम इतना खुश हो जाओगे, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा, इसमें कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1-2 स्टेप्स याद रखने हैं, एंड देन दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अभी आगे अभी आएगा, जैसे ये √2 करे ना हमने, आगे अब वो बोलेंगे ट्राई टू प्रूव द इरैशनैलिटी ऑफ √3 using the approach of proof of contradiction. Will the same approach work for this? So yes, same approach ही वर्क करेगी। √3 को अब हम इरैशनल पहले प्रूव करते हैं, आप लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो चलो पहला स्टेप तो सबको पता है। आप देखना जब ये √3 करेंगे ना तो आपको, क्योंकि फर्स्ट में ऐसे रुक रुक के समझा रहे थे ना तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे ही एक बार √3 कर लोगे तुम्हें बहुत ईजी लगेगा। सो स्टार्ट क्या करते हैं, पहली चीज क्या करनी है, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा √3 है वो एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा √3 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, p लो, p अपॉन q लो, a अपॉन b लो, कोई भी आप यहाँ पे
वेरिएबल ले सकते हो। तो √3 हो गया a अपॉन बी, बी को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो गया √3b इक्वल्स टू a। अब क्या करना होता है यहाँ पे जब ये आ जाए हमारे पास, ये आने के बाद हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दोनों साइड को स्क्वायर करना है। अब जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे √3b का स्क्वायर हो जाएगा एंड इधर a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर आ जाएगा। सो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो आप देख सकते हो a स्क्वायर कैसे आ रहा है, b स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और अभी हमने समझा अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम ये लिखेंगे ना तो यहां ब्रैकेट में लिख देना कि a एंड b आर को-प्राइम्स। ठीक है, क्योंकि इसी से तो हम आगे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये करने के बाद क्योंकि हमने जैसे ये स्टेटमेंट बोली कि a भाई डिविजिबल है 3 से, तो मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि a हमारा इक्वल होगा, a इक्वल होगा किसके, किसी भी इंटीजर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे k लिया है। अच्छा, c भी कॉमन है, c ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। k इज एनी इंटीजर। देखो ये सब लिखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं तुमने लिखा और यहाँ पे जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो सोच रहा है भाई क्या के कहाँ से आ गया, तो मेंशन कर देना कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फिर से वही चीज करनी है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। सो अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 3k का स्क्वायर एंड यहाँ पे a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर की वैल्यू लाओ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो। a स्क्वायर किसके इक्वल है, 3b स्क्वायर के। तो यहां मैंने लिखा 3b स्क्वायर, इधर लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, जो हमारा a स्क्वायर था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। a स्क्वायर किसके बराबर था, 3b स्क्वायर के, एंड a स्क्वायर की जगह हमने 3b स्क्वायर लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो नहीं यार, सिंपल समझना, जैसे इधर अपने पास 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। कभी कभी ना हम छोटे छोटे उसमें फंस जाते हैं, ये हो जाएगा 3, तो क्या आया 3k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब यहां से क्योंकि b स्क्वायर क्या हो रहा है, किसी वेरिएबल के स्क्वायर से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अरे भाई साहब, अब आपका b भी 3 से डिविजिबल है, a भी 3 से डिविजिबल है। यहां आपने बोला कि a और b को-प्राइम्स है, इधर आप उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 दिखा रहे हो। सो देयरफॉर फिर से वही बात हो गई कि हमने जो एज्यूम किया था भाई साहब गलती हो गई हमसे, वो गलत था। देयरफॉर थ्रू द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से कि √3 हमारा इरैशनल है। और सेम यही चीज √5 के लिए, √7 के लिए, √10 के लिए, सब के लिए एप्लीकेबल है। बस क्या होगा, जैसे यहाँ पे √3 लिया, √5 ले लोगे। ठीक है, √5 इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा, इसका स्क्वायर चलता हो जाएगा तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे आओगे b इज डिविजिबल बाय 5 मिल जाएगा। फिर से वही चीज, सेम चीज, अगर √7 करोगे, इसको a अपॉन b करोगे तो यहाँ पे 3 की जगह 7 आता रहेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था उधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेम √10 को अगर करोगे तब भी सेम आएगा। ठीक है, सेम तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना भाई साहब, ये इरैशनैलिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब अगली चीज क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिंग √n, मतलब इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। अभी तक हमने नंबर लाइन में कितना सिंपल देखा है, बीच में 0 आता है,
सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, मतलब सॉर्टेड है, सिंपल। हम नंबर लाइन पे सभी नंबर्स को, और हमने रैशनल नंबर्स को भी देखा कि अगर रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे डालना है तो कैसे डालते हैं। लेकिन अगर आपको इरैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है तो उसका क्या तरीका होगा, देखो सबसे पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, √2। अगर मुझे √2 को कहां प्लॉट करना है, अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो वो कहां प्लॉट होगा। देखो √2 में जब हम अभी पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे थे तो हमने वहां पे बहुत क्लियरली देखा था, देखो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये जो लेंथ होती है ये √2 की लेंथ होती है ना। यही सेम चीज अगर मैं नंबर लाइन पे करूं तो, मतलब यहां से एक नंबर लाइन लेते हैं, सबसे पहले तो नंबर लाइन मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब भैया ये हो गया मान लो 0, ठीक है, 0 से 1, ज्यादा नहीं ले लिया मैंने, 0 से 1 यहां तक लिया, ठीक है। ये यहां से यहां तक का गैप जो लिया हमने, ये हमने 1 यूनिट का गैप ले लिया। क्या इतना समझ में आया। अब जितना ये 1 यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, इक्वल रहना चाहिए बस, ठीक है। जितना आपने यहां डिस्टेंस लिए उतना ही आप यहां पे एक परपेंडिकुलर बना दो। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, देखो जरा, जो हमारा 0 वाला पॉइंट दिख रहा है वहां पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, कितना, 1 यूनिट का, क्योंकि यहां से यहां तक 1 यूनिट है, तो यहां से यहां तक भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जब मैं यहां से इसको ज्वाइन करूंगी, इफ आई ज्वाइन दिस, तो ये कितना होगा, थोड़ा लाइट कलर से कर देते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो अब आया है ये कितना होगा, ये √2 होगा। पर भैया ये तो हवा में लग रहा है ना, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, यहां से और यहां से अपनी कंपास को ओपन करो, यहां निडल रखो, यहां पेंसिल रखो, अपनी कंपास इतनी ओपन कर लो, फिर 0 से जाके इस तरीके से नंबर लाइन पे एक आर्क लगा देना, क्योंकि जब आप कंपास को इतना ओपन करोगे तो जितनी आपके पास लेंथ उसमें ओपन है वो लेंथ किसकी है, √2 की लेंथ है। तो यहां से जब आप ऐसे करके लगाओगे सो ये आपको मिल जाएगी √2 की लेंथ, और जिस पॉइंट पे वो नंबर लाइन को कट करेगी वो पॉइंट हमारा √2 होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया भाई √2 को प्लॉट करना। इसके अलावा देखो आई थिंक आगे क्वेश्चन ही होगा, इसमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ट्राई टू एक्सटेंड दिस मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ √3 एंड √5 यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास, जनरलाइज दिस मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ इन द फॉर्म √n वेयर n इज अ पॉजिटिव नंबर। सो ठीक है, यहां से हमें ये समझ में आ गया कि इसके बाद हम √3 देखेंगे कैसे प्लॉट करना है, √5 देखेंगे कैसे प्लॉट करना है। अब √2 तो बहुत आसान था क्योंकि हमने बहुत बार कर रखा है कि अगर ये भी परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज √2 आती है। लेकिन जब हम √3 पे आएंगे, जब हम √5 पे आएंगे, तो हम क्या लाइन सेगमेंट ले, कितना बेस ले, ये हर बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जनरल इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, जो भी आपको प्लॉट करना है, n की जो भी वैल्यू है, अगर आपको लाइन सेगमेंट चाहिए कि कितनी हो, तो हम सिंपल रखते हैं अंडर रूट में n-1। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मेरे पास √3 है जो मुझे प्लॉट करना है, तो मेरी लाइन सेगमेंट कितनी होगी, अंडर रूट में 3-1, मतलब अंडर रूट में 2। यस, दिस मीन्स कि जो बेस होगा वो √2 होगा। अब सोच के देखो, बेस अगर √2 है, मतलब इसके स्क्वायर में क्या प्लस करें, तो यहाँ पे भैया सिंपल, अगर मैं ये 1 यूनिट लूंगी तो जरा देखना क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। मैं प्लॉटिंग सिखाऊंगी, ये सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि क्या क्या वैल्यूज चाहिए। जैसे जब हमें √2 प्लॉट करना था तो बहुत सिंपल था, हमने 1 लिया है ना, और √2 आ गया। √3 के टाइम पे हमें समझ में आया कि बेस आप √3 ले लेना, सॉरी बेस आप √2 ले लेना एंड एक साइड 1 ले लेना, आपको √3 मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से देखो, अगर हमें √5 प्लॉट करना है, सो क्या होगा, n-1 मतलब 5-1 विच इज अंडर रूट में 4 विच इज 2 ओनली, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप बेस कितना लो,
2 लो, अगर बेस में इतना लेती हूँ 2 का तो स्क्वायर होगा ही, साथ में क्या चाहिए होगा 4 प्लस 1, साथ में हमेशा 1 यूनिट ही लेना है हमें। सो अगर आप बेस 2 लोगे, यहाँ पे 1 यूनिट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। जैसे ही लाइन सेगमेंट समझ आएगी, दूसरा तो तुम्हें 1 ही लेना है, एज सिंपल एज दैट। अभी ये तो ओरली था, जब भी हम ओरली देखेंगे, अब कंस्ट्रक्शन वाली चीज ओरली तो कंफ्यूजिंग लगेगी, तो अब इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। तो देखो √3 ज्यादा ध्यान से देखना भाई, क्योंकि उसमें हमें ये √2 की जरूरत है। तो अब हम √3 में सीख के आए कि अगर √3 प्लॉट करना है, बेस लेना है √2, एक साइड लेनी है परपेंडिकुलर 1 लेना, आपको क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। तो पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हो ना कि सिंपल भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया h स्क्वायर 3 के बराबर। h कितना आ गया, √3, तो हाइपोटेन्यूज √3 आ जाएगी। पर अब √2, ये दिख रहा है, ये √2 बनाया था हमने, इसको अगर हम बेस ले ले, ये हमारा बेस हो गया, √2 चाहिए क्योंकि अपने को, ये अगर हमने बेस ले लिया तो हम क्या करेंगे, यहां पे इधर, अब वो थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा, रुको जरा, यहां से हम एक 1 यूनिट की लाइन बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे करती हूँ, अभी थोड़ी सी ओवरलैपिंग चल रही है, बट समझ जाना यार। यहां से अगर मैं 1 यूनिट की बनाती हूँ, ध्यान से देखो, ये √2 है, ये मैंने 1 यूनिट बनाया है। अब अगर मैं यहां से ये ज्वाइन करूंगी तो ये मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू √3, ये √3 के बराबर होगा। और इसको अगर इसका वही कंपास ओपन करो, ये √3 के बराबर होगा, दिख ही रहा है आपको, √2 से तो बड़ा ही है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, जितनी ओपन होगी, यहां से फिर से टक करके निशान लगाना और ये तुम्हें मिल जाएगा √3। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बेस ले लिया, √2 को 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर बनाया, एंड हमें हाइपोटेन्यूज √3 की मिल गई। अब सिमिलरली √5, अब √5 में तो इनका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम फ्रेश बना सकते हैं। फ्रेश कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिए हमने अपनी लाइन, ठीक है। अब हमें पता है हमें कितना चाहिए, 2 यूनिट चाहिए बेस, √5 के लिए बेस देखो ना कितना चाहिए, √5 अगर हमें प्लॉट करना है तो देखो यहाँ पे बेस हम लेंगे 2 यूनिट का, और यहाँ पे तो 1 ही होगा। सो ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 विच इज 5, h स्क्वायर 5 आया, h कितना आया, √5, मतलब ये हमारा √5 हो जाएगा। तो देखो 0 से 1 का डिस्टेंस, 0 से 2 का डिस्टेंस, तो यहाँ पे अब हम बेस क्या लेंगे, हम यहाँ पे जो बेस लेंगे वो लेंगे इतना पूरा 0 से 2 तक का। अब ये तो 2 यूनिट है, क्या यहाँ भी 2 यूनिट परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं, क्योंकि ये 2 चाहिए, ये कितना चाहिए, ये हमें 1 चाहिए। तो आप यहां से परपेंडिकुलर बनाओगे 1 यूनिट का, जितना ये है उतना ये बनाया हमने। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, सो जो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन से मिलेगा, √5 मिलेगा। और फिर से वही चीज, आप यहां से या लेके क्या करोगे, कंपास को ओपन करोगे, फिर अपना 0 से आर्क लगाओगे, और जहां ये आर्क आएगी वो √5 होगा। क्या ये चीज समझ आ गई? अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, और ये भी बहुत आसान है, रटना नहीं है, हमें सिंपल याद रखना है। जैसे जब √5 की बारी आई, हमने क्या सीखा था, अंडर रूट में n-1, सो 5 - 1 अंडर रूट में, दैट इज 4। तो यहां से हमें पता चल गया बेस 2 रखना है, दूसरा अपने आप 1 हो जाएगा। सिमिलरली √3 की बारी आई तो हमने देखा 3 - 1 अंडर रूट में कितना होता है, √2, तो हमें पता चल गया बेस √2 चाहिए, ये 1 ही रहेगा, आपको √3 मिल जाएगा। एंड अगर किसी को √2 में भी कंफ्यूजन है तो सिंपल 2 - 1 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 1, मतलब बेस कितना है, 1 रखना है, और पेंडिकुलर तो हर केस में 1 ही रख रहे हैं हम। सो इस तरीके से आप इरैशनल नंबर्स को भी प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चन में हमने देख लिया, यहाँ पे जो जो हमें बोला था ये हमने बता दिया, क्या फॉर्मूला होगा, जनरल मेथड हमने इसका क्लियर कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे चलो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी सा है थोड़ा सा। द स्टोरी ऑफ पाई एंड माधवस इनफाइनाइट सीन। अब जैसे मैंने आपको बताया था पाई क्या है, पाई हमारा एक इरैशनल नंबर है। अभी जब मैं इरैशनल नंबर एक्सप्लेन करी थी मैंने बताया था ना कि पाई भी इरैशनल है। पाई में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इरैशनल नंबर तो 22/7, मतलब पाई तो 22/7 है मेरे पास, और इरैशनल नंबर को हम p/q में नहीं लिख सकते, तो पाई इरैशनल नंबर कैसे हो गया? तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रही हूँ, ये जो है ये एक अप्रॉक्स है, ये तुम्हारी कैलकुलेशन, जैसे सर्कल्स चैप्टर में पाई कितनी बार आता है, तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने का तरीका है। एक्चुअल में क्या है भैया, जो हमारा पाई है उसकी बहुत टाइम तक कोई वैल्यू नहीं थी। सो उन्होंने आर्यभट्टा ने 499 CE में 3.1416 ये एक अप्रॉक्स वैल्यू दी है। दिस इज अप्रोक्सीमेट, उन्होंने क्लियर किया था, वर्ड उस टाइम अप्रोक्सीमेट नहीं था, आसाना था, बट दैट मीन्स कि ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। इसकी अप्रोक्स वैल्यू इसलिए लेके आनी पड़ी हमें क्योंकि भैया बहुत जगह ये यूज होना था, और यूज तभी कर पाओगे जब उसकी कोई वैल्यू होगी, राइट? सो however however pi is irrational as was formally proved by Labert in 1761। उन्होंने प्रूव किया था कि ये जो पाई है that is an irrational number। This means no single fraction or finite many fractions can ever provide a perfect formula for pi। सो पाई की कोई परफेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक इरैशनल नंबर है, p/q में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। दिस इज जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशंस सिंपलर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब एक छोटी सी चीज हम और पढ़ते हैं। देखो अब यहां पे इन्होंने क्या किया, द exact formula for pi was first unlocked in the 14th century by Madhava of Sangarangma। अच्छा मुझे सारे गाँव पढ़ने वाली थी मैं। So who launched the Kerala School of Mathematics? इन्होंने क्या किया, he realized that to express an irrational number you cannot use a single fraction, you must use इनफाइनाइट सम। उन्होंने कहा देखो भैया कोई भी इरैशनल नंबर है उसके लिए हम सिंपल सिंगल फ्रैक्शन तो यूज कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सम्स यूज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, कैसे डिफाइन करी पाई की वैल्यू, 4 into 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7। अब यहाँ पे देखो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, 1 में से माइनस किया 3 ऑड नंबर है, प्लस 5 ऑड नंबर है, माइनस 7 मतलब 1/7, प्लस अगला ऑड नंबर 1/9, अगला 1/11, प्लस अगला क्या हो जाएगा 1/13, फिर एक माइनस का आ जाएगा 1/15। इस तरीके से ये सीरीज नेवर एंडिंग बन जाएगी। सो देयरफॉर पाई का भी ये फॉर्मूला अगर तुम्हें कैलकुलेशन में लगाना पड़ जाता तो हो जाता काम, है ना। सो ये उन्होंने बताया कि इसको और बोलते क्या है, दिस इज एन इनफाइनाइट सम, क्योंकि दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, सो बस ये थ्योरी थी थोड़ी सी, इसके बेस कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी थी। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो पेजेस बचे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।